अमेरिका ने ये लड़ाई बंद करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनके पास ताकत नहीं है लड़ाई लड़ने की। और जब उनको ये महसूस हुआ कि इससे बहुत ज़्यादा देश की बेइज्जती हो रही है, अमेरिका की बेइज्जती हो रही है, तो अब वो फिर से सोच में पड़ गए हैं। पहली बात तो हिंदुस्तान में ये और दुनिया में लोग समझ रहे हैं इसको धीरे धीरे, अमेरिका सुपर पावर नहीं है। सुपर पावर तो पहले भी नहीं था, पर इस लड़ाई से क्या हुआ है, अब लोगों की आंखें खुल रही हैं। पाकिस्तान का रोल इतना बड़ा था कि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसको कि अमेरिका ने कांटेक्ट किया कि आप सीज फायर लाइए। पाकिस्तान ने इस पूरे जो लड़ाई है और लड़ाई को रोकने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कि चाइना सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को और चाइना सपोर्ट कर रहा है पीस प्लान को। तो कहने का मतलब ये है कि बीच में खड़ा है पाकिस्तान और जहां तक बड़ी ताकतें हैं वो सपोर्ट कर रही है इस पीस प्लान को और जो इनिशिएटिव है पाकिस्तान का उसको। प्रॉब्लम ये है कि ट्रंप के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो सारे जायनिस्ट हैं। उनका जो अपना सन इन लॉ है वो भी जायनिस्ट है, विटकॉफ है वो भी जायनिस्ट है। तो ये सारे के सारे जायनिस्ट लॉबी है। मतलब ये उसको पता चला इसको ट्रंप को कि ये वो कौम है जो कि अपने देश के लिए मरने तक के तैयार है, चुपचाप खड़े हुए हैं। एंड देन ही विल बी अ इंटरनेशनल वॉर क्रिमिनल। कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है आज जो मुझे दिख रहा है जिसमें अमेरिका ईरान से जीत सकता है ही नहीं। तो हमारा कोई अहमियत ही नहीं है ना इस लड़ाई से, ना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से। हमने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है कि दुनिया आज भी वही है। हमारी फॉरेन पॉलिसी 100% रॉन्ग थी। तो चीन एक अलग ताकत है। तो एक बहुत बड़ी बात हो रही है वेस्ट एशिया में और दुनिया देख रही है, ग्लोबल साउथ कंट्रीज देख रही हैं। तो इससे डर उनको नहीं लग रहा है, डर ट्रंप को लग रहा है कि अगर मैं यहां मारता हूं या ब्रिजेस को तोड़ता हूं इतने सिविलियंस मरेंगे। ट्रंप द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका विल बी अ वॉर क्रिमिनल। मिलिट्री डिफीट एक्सेप्ट करना अमेरिका के लिए मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुआ युद्ध विराम 2 दिन में ही टूट जाएगा। अमेरिका युद्ध विराम की सहमति से पीछे हटता जा रहा है, जबकि इजराइल ने लेबनान में कत्लेआम मचाकर जाहिर कर दिया है कि वो युद्ध विराम को टिकने नहीं देगा। इजराइल के लेबनान पर हमलों के मद्देनजर ईरान ने होर्मुज जलडबरू मध्य को फिर से रोक दिया है, बंद कर दिया है। उसका कहना है कि इजराइल ने युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन किया है। उधर व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के 10 पॉइंट वाले प्रस्ताव को कूड़ेदान में फेंक दिया है। 10 बिंदुओं वाले इस प्रस्ताव को ट्रंप ने वार्ताओं के आधार के रूप में स्वीकार किया था, मगर अब वे मुकर रहे हैं। हालांकि इसके वर्जन को लेकर विवाद हो रहा है। अमेरिका द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना ईरान की एक बड़ी जीत माना जा रहा था, मगर शायद इसीलिए ट्रंप डर गए हैं और अपने पैर पीछे खींच रहे हैं। सवाल उठता है कि जब मूल मुद्दों पर ही दोनों पक्षों में मतभेद हैं और गहरे मतभेद हैं, तो फिर युद्ध विराम कैसे टिकेगा, कब तक टिकेगा? दूसरा सवाल उठता है कि अगर अमेरिका ही पलट रहा है, तो फिर उसे कौन समझाने जाएगा? क्या वो चीन और रूस की बात सुनेगा या फिर जंग को फिर से शुरू कर देगा? तीसरा सवाल यह है कि अब इस्लामाबाद में होने वाली वार्ताओं का क्या होगा? उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शुक्रवार को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और शनिवार को वार्ताओं का दौर शुरू होना है, मगर मौजूदा हालात में बातचीत कैसे होगी? ये वो सवाल हैं जिन पर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं और बातचीत में के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के विश्व के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ प्रवीण साहनी। मेरा पहला सवाल ये है कि अब जितने विवाद उठ खड़े हुए हैं युद्ध विराम को लेकर, क्या आपको लग रहा है कि ये टिक पाएगा? 24 घंटे में ही डावाडोल हो गया मामला। देखिए, कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप अपना माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हैं। असलियत ये है कि आज उनके पास आगे लड़ाई लड़ने की मिलिट्री काबिलियत नहीं है, अमेरिका के पास नहीं है। इसीलिए अमेरिका की पहल से ये सारी बात शुरू हुई थी। अब ये इसमें बहुत सारे खुलासे आ चुके हैं कि अमेरिका ने सबसे पहले अप्रोच किया था पाकिस्तान को कि आप ईरान से बात करिए और सीज फायर करवाइएगा।
तो उनके पास अभी आगे लड़ाई लड़ने की काबिलियत मतलब कैपेबिलिटी नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है। अगर आपको याद होगा तो जो पीट हेग्सेट है उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर, उन्होंने $200 बिलियन मांगे थे इस लड़ाई के लिए, जिससे कि जो अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको देंगे प्रोडक्शन के लिए। तो उसमें तो बहुत वक्त लगेगा, अभी अचानक तो होने वाला है नहीं, क्योंकि जब ये लड़ाई शुरू करी है अमेरिका ने, तब ये दिलासा दिया गया था नेतन्याहू से कि देखिए ये तो बस काम खत्म हुआ हुआ, ये लंबी हो ही नहीं सकती। तो एक तरफ तो ये कहानी चल रही है कि वो उनसे कह रहे हैं कि आप पीस करवाइए, दूसरी तरफ कहानी ये चल रही है कि अभी अमेरिका ने ये कह दिया है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, कि कोई भी कंट्री अगर ईरान को हथियार देती है तो उसके ऊपर हम 50% टैरिफ लगा देंगे उनके गुड्स पर जो वो अमेरिका को देंगे। तो उनको ये भी खतरा है कि वो उनको हथियार ना मिल जाए। इसका मतलब ये अभी लड़ाई जारी कर रखना चाहते हैं। उसके बाद क्या है, अगर इनको लड़ाई बंद करनी होती तो ये अपनी कुछ जो काबिलियत है, ये जो उन्होंने इतना सारी इकट्ठी करी हुई है, मिलिट्री कैपेबिलिटीज कुछ कम करते, वो भी कम नहीं हो रही है। अच्छा, अभी ये भी बात हो रही है कि जेडी वैंस कह रहे हैं कि जो लेबनान में इजरायलीज ने अटैक बंद ही नहीं कर रहे हो, कि ये इंक्लूडेड है ही नहीं 10 पॉइंट्स के अंडर। तो कहने का मतलब ये है, मुख्तसर बात ये है, अमेरिका ने ये लड़ाई बंद करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनके पास ताकत नहीं है लड़ाई लड़ने की। और जब उनको ये महसूस हुआ कि इससे बहुत ज्यादा देश की बेइज्जती हो रही है, अमेरिका की बेइज्जती हो रही है, तो अब वो फिर से सोच में पड़ गए हैं। यहां पर स्थिति अटकी हुई है। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, देखिए ईरान नहीं गया था पाकिस्तान के पास कहने के लिए कि आप सीज फायर कराइए, तो ईरान तो तैयार है लड़ाई और लड़ने के लिए, उसके पास प्रोडक्शन कैपेबिलिटी भी है। सो सारी प्रॉब्लम अब अमेरिका पे है। लेकिन अगर आप इतना बड़ा मुल्क सुपर पावर एक युद्ध विराम के लिए तैयार होता है और जो मोटे तौर पर शर्तें जाहिर होती हैं उन्हीं से पीछे हटता है, और ट्रंप की पहले ही विश्वसनीयता बहुत कम थी, अब अगर ये इस तरह से बिहेव करेंगे तो फिर तो आज नहीं होगा तो कभी समझौता नहीं हो सकता उनके साथ। देखिए, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, पहली बात तो हिंदुस्तान में ये और दुनिया में लोग समझ रहे हैं इसको धीरे धीरे, अमेरिका सुपर पावर नहीं है। आज जो दुनिया है मल्टीपोलर है, वहां तीन बड़ी ताकतें हैं, उनमें से एक ताकत है जो इस लड़ाई में गए बिना तैयारी के, सिर्फ इसलिए लड़ाई में गए ये सोच के कि हम बहुत बड़े हैं, जबकि ईरान ने दशकों तक इसकी तैयारी करी है। ईरान आज भी तैयार है। ईरान की एक बात समझ में आ गई थी, और भी बातें आई, कि अगर लड़ाई लड़नी होगी तो हमारे पास प्रोडक्शन कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम अपना असला हथियार खुद बना सकें। उनकी सारी अंडरग्राउंड कैपेबिलिटी है, वो कैपेबिलिटी अमेरिका के पास आज नहीं है, क्योंकि अमेरिका लड़ाई के लिए तैयार ही नहीं था। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुपर पावर तो पहले भी नहीं था, पर इस लड़ाई से क्या हुआ है, अब लोगों की आंखें खुल रही हैं। जो लोग आज तक मानने को तैयार नहीं हो रहे थे कि अब दुनिया यूनिपोलर नहीं है, अब दुनिया में एक ही बड़ी ताकत नहीं है, तीन ताकतें हो गई हैं, उनको लग रहा था ये थियरी की बात है, ये जो एकेडमिक है वही बात करते रहते हैं। अब वो सामने खुलासा हो रहा है, दुनिया देख रही है कि नहीं है अमेरिका वो ताकत जो अमेरिका एक टाइम पे था जब दुनिया यूनिपोलर थी। ये असलियत है। आपने दो कारण बताए, एक तो कैपेबिलिटी नहीं है अमेरिका के पास अभी युद्ध को आगे बढ़ाने की, और दूसरा उन्हें बेइज्जती दिखने लगी थी जिन शर्तों पर युद्ध विराम के लिए तैयार हुए। तो ये जो स्थिति है इसका मतलब है कि युद्ध विराम चल ही नहीं सकता, अब मान लेना चाहिए। देखिए, युद्ध विराम का ऐसा है, ईरान को कोई दिक्कत नहीं है। ईरान ने अपने 10 पॉइंट्स दे दिए हैं। ईरान सिर्फ ये चाहता है कि 10 पॉइंट के तहत ये भी कहा गया है कि आप इजराइल को रोकिएगा। अच्छा, अभी जैसे मैं आपसे कह रहा था, एक तो ताकत नहीं है अमेरिका के पास अपनी लड़ाई लड़ने की, दूसरा उनके पास ताकत नहीं है इजराइल को रोकने की। ये दिक्कत तो ये भी आ गई है।
क्योंकि जो लॉबी है इजराइल की अमेरिका में वो लगता है इतनी ताकतवर है, वो ये कह रही है कि अगर ट्रंप को नहीं लड़ाई लड़नी तो आप मत लड़िएगा, जो आपकी सेंट्रल कमांड है वो हम इस्तेमाल करेंगे, मतलब इजरायली इस्तेमाल करेंगे, हम अपनी लड़ाई नहीं रोक रहे। तो ये कौन सी बड़ी ताकत है जो इजराइल को भी नहीं रोक पा रही है? ये तो बड़ी आप महत्वपूर्ण बात की कि मतलब इजराइल अपनी लड़ाई खुद भी नहीं लड़ेगा, उसके लिए भी वो अमेरिकी फौज लेगा और ट्रंप इसके लिए हामी भरे। ये तो गजब हो गया कि ये संप्रभुता कहाँ रह गई फिर एक सुपर पावर की, कि वो एक उसकी एक फौज का हिस्सा किसी दूसरे देश की राष्ट्रपति, चीफ ऑफ कमांडर ऑफ चीफ ऑफ जो भी है, उसके अनुमति के बिना वहां लड़ने पहुंच जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, इजराइल जो भी है, इजराइल के पास भी ईरान से लड़ने की ताकत नहीं है। मैं इसलिए भी कह रहा हूं, याद करिएगा जब पिछले साल जून 2025 में लड़ाई हुई थी, ईरान ने लड़ाई शुरू करी थी और फिर 10वें दिन ही अमेरिका को ले आए थे लड़ाई में कि अब 12वें दिन तक आप इस लड़ाई को रोक दीजिए। इसराइल ने शुरू की थी, इसराइल ने शुरू की थी उस समय। अमेरिका को फिर लाए थे कि इस लड़ाई को रोक दीजिए आप, क्योंकि अकेले नहीं लड़ सकते हैं। और यहां पर क्या किया है, वो पहले से ही अमेरिका को लेकर आ गए। देखिए, अमेरिका को नेतन्याहू ने, अब तो साफ हो गया है, एक झांसा दिया था, ट्रंप को झांसा दिया था। वो झांसा ये था कि देखिए, जैसे आपने वेनेजुएला का ऑयल ले लिया, वेनेजुएला का बहुत सारा इकोनॉमिक रिश्ता चाइना के साथ था, अभी भी है, और वो ऑयल जो है चाइना लेता है वेनेजुएला से। पर अब वेनेजुएला का ऑयल जो है वो अमेरिका के कब्जे में आ गया है, तो अब चाइना अमेरिका से ले रहा है वेनेजुएला का ऑयल। तो नेतन्याहू ने ये एक ख्वाब दिखाया ट्रंप को कि अगर आप वैसे ही ईरान की लीडरशिप को मार दीजिए तो ईरान की जो ऑयल फील्ड्स है वो आपकी हो जाएंगी, तो फिर चाइना आपसे लेगा वहां से भी ऑयल, तो आपका लिवरेज चाइना के ऊपर बढ़ जाएगा। क्योंकि चाइना की अब दिक्कत ये हो जाएगी कि उसको अमेरिका का ऑयल से लेना है ऑयल, जैसे वेनेजुएला का लेता है वैसे ईरान का लेगा। तो उनको ये बात बहुत अच्छी लगी कि हाँ, ये तो बड़ी अच्छी डील है, ये तो काम हो सकता है, बिना सोचे समझे। तो ये काम इन्होंने शुरू कर दिया। अब इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इजराइल जो है वो अकेले लड़ नहीं सकता, पर इजराइल ऐसा मुल्क है कि वो नहीं चाहता कि लड़ाई बंद हो, क्योंकि उसका इसी में मकसद है कि अगर लड़ाई चलती रहेगी तो दो में से एक चीज हो जाएंगे। या क्या हो सकता है, अगर लड़ाई बढ़ती रहे तो जो मेरा ख्वाब है, ग्रेटर इजराइल का ज़ायनिस्ट ख्वाब है, वो शायद मुकम्मल हो जाए। अगर वो नहीं भी होता फिलहाल, तो कम से कम ये तो हो जाएगा कि जो सेंट्रल कमांड है वो मेरे अंडर आ जाए। अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अब देखिए आप, अमेरिका लीडरशिप कितनी डरी हुई है। जो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट है वो पब्लिकली कह रहा है कि आपके 10 पॉइंट में हमने ये माना ही नहीं था कि लेबनान को इंक्लूड करना है, जबकि अब तो पाकिस्तानी भी बोल रहे हैं कि वो उसमें इंक्लूडेड है, किसी को कोई शक ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि एक दुनिया कई चीजें देख रही है। पहली चीज दुनिया ये देख रही है कि असलियत में कि वर्ल्ड मल्टीपोलर बन गई है, असलियत में कि अब जो अमेरिका है अकेली ताकत नहीं रहा, और असलियत में ये देख रहे हैं कि अमेरिकन लीडरशिप पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप उनकी बात पे यकीन नहीं कर सकते अमेरिका के ऊपर। और ये ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में, जैसे आप जानते ही हैं। तो वो ट्रस्ट कहाँ है? और यही सारे जो चीजें हमें दिख रही हैं, ये हमारी सरकार को समझनी चाहिए कि देखिए ये क्या वो। हाँ, बिल्कुल जी। आप ये जो युद्ध विराम हुआ था, इसमें बताया जाता है कि पाकिस्तान की जो भूमिका थी तो वो तो सीमित थी, लेकिन असली भूमिका चीन की थी। चीन ने ईरान को तैयार किया, तब जाके ये युद्ध विराम हुआ। अब चीन इसको कैसे देख रहा होगा कि मेरे मीडिएशन से, मेरे कहने से ये बात यहाँ तक पहुंची, और अब ट्रंप वैंस पूरी जो ट्रंप सरकार है उलट पुलट हो रही है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस पे
इसको अपना वर्जन देना चाहूंगा, थोड़ा इस जी, पे चेंज करूंगा। देखिए, इस पूरी चीज में पाकिस्तान का रोल बहुत बड़ा था। पाकिस्तान का रोल इतना बड़ा था कि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसको कि अमेरिका ने कांटेक्ट किया कि आप सीज फायर लाइए। उसके बाद क्या हुआ है कि पाकिस्तान ने 29 मार्च को पहली मीटिंग रखी थी इस्लामाबाद में, जहां फॉरेन मिनिस्टर आए थे 3 कंट्रीज के, जैसे आप जानते हैं इजिप्ट के, सऊदी अरेबिया के और टर्की के। और वहां पर एक ड्राफ्ट पीस प्लान बन गया था। तो फिर वो पीस प्लान लेके इशाक डार जो है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, वो चीन के पास गए थे। और उसके बाद वहां पर उन्होंने 31 मार्च को जो है वहां पर 5 पॉइंट प्लान जो था कि किस तरीके से सीज फायर हम लाएं और उसको आगे बढ़ाएं। उस समय ईरान तैयार ही नहीं था सीज फायर के लिए। ईरान का हमेशा ये रहा है कि हम सिर्फ बात करेंगे अगर परमानेंट पीस हो। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान ने इस पूरे जो लड़ाई है और लड़ाई को रोकने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जहां तक चाइना का ताल्लुक है, देखिए चाइना, जैसे मैंने आपसे बताया, मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक बड़ी ताकत है आज। तो चाइना का आना भी इसके अंदर, इसका मतलब ये है कि चाइना सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को और चाइना सपोर्ट कर रहा है पीस प्लान को। और आप ये भी देखिएगा कि चाइना और रशिया दोनों ने मिलकर, ये जब बात हो रही थी कि हम जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि सिविलाइजेशन हम खत्म कर देंगे, तो वो तो तभी खत्म हो सकती है ना अगर आप न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करें। तो उन्होंने पब्लिक वार्निंग दी कि आप ये नहीं कर सकते, न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल ना करें। उसके बाद फिर ये भी बात चल रही थी कि बहरीन ने एक यूएन रेजोल्यूशन डाला, यूएन रेजोल्यूशन, जिसमें ये था कि ईरान जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको मिलिट्री ताकत से खोला जाए। तो उसको चाइना और रशिया दोनों ने वीटो कर दिया। और चाइना और रशिया खुलेआम बोल रहे हैं, दो बड़ी ताकतें हैं, वो ये बोल रही हैं कि ये सारी लड़ाई की आप जड़ पे जाइए। और सारी लड़ाई की जड़ है जो अग्रेशन किया है अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि बीच में खड़ा है पाकिस्तान, जो काफी लोगों से मिल रहा है और नेटवर्किंग कर रहा है, एक्चुअल भागदौड़ी कर रहा है। और जहां तक बड़ी ताकतें हैं वो सपोर्ट कर रही है इस पीस प्लान को और जो इनिशिएटिव है पाकिस्तान का उसको। ये है पूरे एक शॉर्ट में स्टोरी। जी, तो मेरा इसके आगे का सवाल था कि अब चीन क्या करेगा? नहीं, चीन कुछ नहीं करेगा। चीन को कुछ नहीं करना है, जो भी कुछ करना है अमेरिका को करना है। क्रेडिबिलिटी अमेरिका की गिर रही है, चीन की नहीं गिर रही है। चीन को कुछ नहीं करना है, रशिया को कुछ नहीं करना है। उनको सिर्फ देखना है कि ये कोई ऐसा कदम ना उठा दे जिससे कि ये लड़ाई जो है रीजन से बाहर चली जाए। उनको सिर्फ ये देखना है फिलहाल। तो अब वो देख रहे हैं कि ये अब क्या हो रहा है। ये कल 10 तारीख है अप्रैल को, ये होगा कि नहीं होगा। क्या यहाँ पर दोनों जो डेलीगेशंस हैं, सीनियर लीडर ईरान के और अमेरिका के, पाकिस्तान पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, तो वो देख रहे हैं इस बात को। तो अभी फिलहाल कुछ करने की उनको जरूरत नहीं है और ना उनकी कोई क्रेडिबिलिटी पे कोई आंच आ रही है। सारी दिक्कत अभी ट्रंप के ऊपर है। ये जो ट्रंप जो डेस्परेट थे युद्ध विराम के लिए, एक वजह तो आपने बता दी कि वो कैपेबिलिटीज उनकी नहीं रही थी। दूसरी ये मानी जाती कि जो होर्मुज जलडमरू मध्य बंद था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एक क्राइसिस खड़ी हो गई थी और अमेरिका में भी प्रॉब्लम हो रही थी उनको, तो किसी भी तरह से वो होर्मुज को खुलवाना चाहते थे और ये युद्ध विराम के जरिए एक हद तक खुलने की बात हो गई थी। अब वो फिर से बंद हो गया। ये अब कितनी बड़ी समस्या है ट्रंप के लिए? देखिए, ट्रंप के लिए ये दोनों बड़ी समस्याएं हैं, पर सबसे बड़ी समस्या जो दुनिया की समझ में आ रही है कि लड़ाई लड़ने की ताकत ही नहीं है। मतलब ताकत का मतलब होता है ना तो ग्राउंड वॉर कर सकते हैं, इतनी फौज नहीं है, दूसरी साइड के पास फौज ज्यादा है, और ना उनके पास असला है, वो नहीं है, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये सारी, जैसे आपने देखा भी था, ये अभी तक जो कुछ हुआ है इसमें उन्होंने वो जो थर्ड मिसाइल थी सिस्टम, उसको साउथ कोरिया से लाए, वहां पे कम पड़ गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ताल्लुक है उस पर कोई चेंज नहीं होगा
ईरान बिल्कुल नहीं मानेगा। ईरान अपना रूल्स बना रहा है, रूल फॉर मैनेजमेंट, ओमान के साथ मिलके, कि हम इसको कैसे मैनेज करेंगे, और वो अब स्टेट ऑफ हर्मोज मैनेज करा जाएगा, ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस करेंगी। और ये बात ट्रम्प के भी समझ में आ गई थी। उसको समझने के बाद फिर उन्होंने जो है वो जो 10 पॉइंट के ऊपर जो उन्होंने ट्वीट करी थी उसको भी उसमें ट्वीट करा हुआ है। तो उनकी बात समझ में आ गई थी कि, और उन्होंने ये भी कहा था इससे हमें भी फायदा हो सकता है, हम भी इसमें कहीं जुड़ जाएंगे जाके। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा, एक तो इजराइल मान नहीं रहा है, और दूसरा आगे लड़ाई लड़ने की ताकत नहीं है। सारी बात यहां फंसी पड़ी है। तो आपको कितने % चांस लग रहा है कि ये इस्लामाबाद में दोनों देशों के डेलीगेशन पहुंचेंगे? ईरान की तरफ से तो इस तरह के संदेश आ रहे हैं कि हम नहीं भेज रहे हैं, तो जेडी वेंस आकर क्या करेंगे फिर? नहीं, देखिए वो दोनों, मतलब वो करके जाएंगे, चेक करेंगे पाकिस्तान से कि दूसरी साइड आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद कल बातचीत होगी। मुझे ऐसा लगता है कि बातचीत होने के चांसेस काफी हैं, क्योंकि ट्रंप के पास और कोई चारा है नहीं। और जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान जो है वो उसने साफ कर दिया है कि हमें अपने 10 पॉइंट्स पे बात करनी है। और चाइना ने ईरान से कहा है कि देखिए, आप जो है ये 2 हफ्ते का रख लीजिए, सिर्फ फर्क ये होगा जो मुझे दिख रहा है कि कल बातचीत होने के 50% चांस तो है ही। फर्क सिर्फ ये हो गया है कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को उन्होंने बंद कर दिया है। पहले ये था कि हम स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को खोल देंगे 2 हफ्ते के लिए, अब वो नहीं खुलेगा, क्योंकि ये क्या कहते हैं, इजराइल नहीं मान रहा है। अगर उन्होंने उल्लंघन किया है 1 पॉइंट का, तो ये इसको यहां बंद कर रहे हैं, ये तो तय है। तो अब आगे देखिएगा, कल तक और भी कई डेवलपमेंट हो सकती है, क्योंकि जहां तक ट्रंप का ताल्लुक है वो तो हर आधे घंटे में बात बदल देते हैं, तो कुछ मालूम नहीं है। पर फिलहाल जो है वो पिक्चर अभी समय की इस टाइप की लग रही है। ये बताइए कि जब ये युद्ध विराम हुआ था तो आप हम सब जानते थे कि इस युद्ध विराम को खतरे में कौन डाल सकता है? इजराइल। इजराइल की नीयत नहीं है कि ये युद्ध विराम टिके, किसी तरह का कोई समझौता हो। तो इजराइल को रोकने, कंट्रोल करने का कोई प्लान न ट्रंप के पास है, न चीन के पास है, न कोई प्रपोजल पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया के पास है। तो ये तो पहले ही खतरे में थी डील। नहीं, उनको सिर्फ ट्रंप ही रोक सकता है। इसमें पाकिस्तान, सऊदी, चाइना का कोई रोल नहीं है। सिर्फ ट्रंप ही रोक सकता है। पर जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, प्रॉब्लम ये है कि ट्रंप के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो सारे जायनिस्ट हैं। उनका जो अपना सन इन लॉ है वो भी जायनिस्ट है, विटकॉफ है वो भी जायनिस्ट है। तो ये सारे के सारे जायनिस्ट लॉबी है। दिक्कत सारी यहां पर आ रही है। तो अगर कोई रोक सकता है तो वो ट्रंप रोक सकता है, पर क्या रोक पाएगा, मेन बात यह है। क्योंकि अगर ये रोक नहीं पाया तो अगर कल मुलाकात भी होगी तो वो कितनी दूर तक जाएगी। मेरे हिसाब से अगर वो नहीं रोक पाता है ट्रंप, तो कल मुलाकात नहीं होनी चाहिए। ये मेरी सोच है। मैं इसलिए दो उसमें बात कर रहा हूं कि अगर मुलाकात होगी तो थोड़ी सी बात और आगे बढ़ेगी, उसमें भी फायदा है। और अगर ये नहीं रोक पाए तो वो बात कितनी आगे बढ़ेगी, फिर रुक जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि फिलहाल हर आदमी जो है एक तरीके से गेस कर रहा है, क्योंकि पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं है। और वो इसलिए क्लियर नहीं है कि वो ट्रंप को भी क्लियर नहीं है कि वो चाहते क्या है। कल तक उनको, वो तो रात को करते हैं अपना सोशल मीडिया पे कुछ लिख देते हैं, और उनके सारे जो एडवाइजर्स है वो सब उनके चमचे चौपाट है, कोई उनसे बात नहीं करता, यस मैन है, तो वो कर देंगे उसको शुरू। तो कहने का मतलब ये है, अभी स्थिति जो बनी हुई है उसमें बहुत ज्यादा डावाडोल है। अगर बातचीत होती है तो क्या यहीं से शुरू होगी कि इजराइल को रोको, लेबनान पर भी हमले नहीं होना चाहिए, और दूसरा अमेरिका का होगा कि होर्मुज खोलो? ये यहीं से शुरुआत होगी बातचीत? दोनों, ये 2 पॉइंट हैं जहां पर दिक्कत पेश आ रही है। ये दिक्कत तो हर जगह पेश आ रही है,
दिक्कत यहाँ भी आ रही है कि अब अमेरिकन ये कह रहे हैं कि एनरिचमेंट हम नहीं करने देंगे, और वो कह रहे हैं नहीं एनरिचमेंट करेंगे हम, यूरेनियम एनरिचमेंट। दिक्कत यहाँ भी आ रही है कि वो ये कह रहे हैं कि अपनी अमेरिकन बेसेस हटाइए यहाँ से। अमेरिकन कहते हैं हम नहीं उठाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये 10 पॉइंट्स जो हैं ये बेसिकली ईरान के पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका तैयार होता है बात के लिए तो कम से कम 50% तो मानने को तैयार हो, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। भाई आप तभी बैठेंगे ना, आप और मैं तभी नेगोशिएट करेंगे अगर हमारी बेसलाइन क्लियर है कि हाँ हम दोनों को चाहिए है सीज फायर, तो और जो साइड जीती है उसका पलड़ा भारी है। तो अब कौन सी साइड जीती है वो तो दिख ही रहा है दो बातों से। पहली बात कि 10 पॉइंट पे अगर बात होगी तो उसी पर होगी, और 10 पॉइंट ईरान के हैं। और दूसरी बात कि ट्रंप है और अमेरिका है जिसने पहल करी है पाकिस्तान को कि आप हमारी बातचीत कराइए, तो क्लियर हो गया कौन सी साइड जीत रही है। ईरान तो गया नहीं था कहने के लिए कि हाँ आप सीज फायर करवाइए, हम नहीं लड़ पा रहे हैं आगे, वो तो कह रहा है हम लड़ने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे सारी दिक्कत आ रही है। ये बात आ रही थी कि जेडी वेंस इस जंग के खिलाफ थे। बाकी तो ठीक है, ट्रंप ने गो अहेड दिया और सारे जंग पर कूद पड़े, लेकिन जेडी वेंस और तुलसी गबार्ड ये खिलाफ थे। जेडी वेंस को बातचीत के लिए भेजा जा रहा है, तो क्या ये एक पैरेलल लाइन कोई चल रही है जिसमें संभावनाएं बनती हैं? देखिए, जब आप खिलाफ हैं कि अब क्या होता है कि जर्नलिस्ट का रोल होता है कि जैसे कोई मीटिंग हुई तो किसने क्या कहा मीटिंग में, आप उसको आके बाहर बताइएगा, तो वो कहानी बन गई। असलियत ये है कि जब मीटिंग होती है हर एक इंसान के अलग व्यूज हो सकते हैं, पर एक फाइनल कंसेंसस बनता है। अगर जेडी वैंस खिलाफ होते तो वो खुलेआम बोलते मैं इसके खिलाफ हूं और निकल जाते वाइस प्रेसिडेंसी से, वो भी तो नहीं गए ना। तो कहने का मतलब ये है कि फाइनली जब आप सब हैं तो आप सब उसके साथ हैं। पहली तो ये बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप उस प्लान में आ गए। अब सवाल ये, अब आप फंस गए हैं। अब जब फंस गए हैं तो ऑब्वियसली जो चीफ होगा सारी बात उस पर आ जाती है। तो अब सारी बात ट्रंप पे आ गई है। ट्रंप फैसला ले नहीं पा रहे हैं कि मैं करूं क्या, क्योंकि देखिएगा ट्रंप की सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई है मैं आपको बताता हूं। जो मेरी असेसमेंट है वो दिक्कत ये हुई है कि ट्रंप ने कहा था कि मैं सिविलाइजेशन को खत्म कर दूंगा, है कि मतलब कहने का मतलब ये था कि मैं आपके ब्रिजेस पर और पावर प्लांट्स के ऊपर जो है मैं खत्म कर दूंगा, मतलब बॉम्ब कर दूंगा इनको मैं। अच्छा, तो वो अगर देखिए जैसे उनको बताया गया था, नेतन्याहू ने बताया कि ये जो देश है यहाँ पे रिलीजियस ग्राउंड पे, एथनिक ग्राउंड पे लोग जो है बहुत उनकी प्रॉब्लम्स है, बंटवारा हो रखा है, तो लोग जो है डर जाते। ग्राउंड पे उन्होंने क्या देखा, जो जिसके वीडियो भी आए कि वो यंग मेन एंड वुमेन जो ईरानी हैं झंडा लेके अपने देश का, वो इतने हजारों में वो वहां पर आके खड़े हो गए कि ठीक है आप बर्बाद करिए, हम मरने को तैयार है। अगर एक कौम इस तरीके से करती है काम, मतलब ये उसको पता चला इसको ट्रंप को कि ये वो कौम है जो कि अपने देश के लिए मरने तक के तैयार है, चुपचाप खड़े हुए हैं, एंड देन ही विल बी अ इंटरनेशनल वॉर क्रिमिनल। अब वो क्या कर सकता है वहां पर, कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचा होगा प्रेसिडेंट ट्रंप को, ये सोचने के लिए कि जो भी मुझे अभी तक बताया गया था वो गलत बताया गया था। तो ये एक टर्निंग फैक्टर था। और दूसरा, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, उनके पास मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है, ऑप्शंस नहीं है, कोई मिलिट्री ऑप्शन नहीं है, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है आज जो मुझे दिख रहा है जिसमें अमेरिका ईरान से जीत सकता है ही नहीं। अगर ये वार्ताएं नहीं होती या वार्ता होती है और टूट जाती है तो फिर युद्ध विराम भी टूटा हुआ मान लिया जाएगा? देखिए, युद्ध विराम टूटा ही आप मानिएगा, वो इसलिए आप टूटा मानिएगा कि जब तक इजराइल मानेगा नहीं, और इजराइल के साथ साथ जो कंट्री जुड़ी हुई है सबसे ज्यादा वो है यूएई, जो नहीं मान रहा है।
क्योंकि यूएई ने अब्राहम अकॉर्ड किया हुआ है। यूएई जो है वो ब्रिक्स का भी मेंबर है, पर उसकी इन्वेस्टमेंट्स बहुत हैवी हैं इजराइल के अंदर, वो नहीं मान रहा है। तो दिक्कत सारी जब तक यूएई इजराइल माने, यूएई माने, तब लगेगा कि हाँ हो सकता है ये जो सीज फायर है ये टिक जाए, नहीं तो मुश्किल है। तो अभी आप क्या 50-50 चांस मान रहे हैं युद्ध विराम का कि मैं 50-50 इस बात का आपको बोल रहा हूं कि 50-50 चांस है कि शायद ये मीटिंग हो जाए। सीज फायर रहे कि नहीं रहे वो तो मुझे दिख ही नहीं रहा होते हुए। कैसे होगा वो, अगर वो इजराइल को नहीं रोक पाते? मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये इजराइल को रोक क्यों नहीं पा रहे हैं। तो अगर अभी तक नहीं रोक पाए तो नहीं रोक पाएंगे। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसी क्या कंपल्शन है कि वो जेडी वैंस बोल रहे हैं खुलेआम कि ये लेबनान का इशू तो था ही नहीं इसमें 10 पॉइंट के अंदर। तो मतलब उनमें काबिलियत नहीं है रोकने की इजराइल को, और अगर आप इजराइल को नहीं रोक पाएंगे तो बात आगे जाएगी नहीं। तो अब ये भी कहा जा सकता है अगर वो बात आगे नहीं जाएगी तो मीटिंग ही क्यों करें। तो कहने का मैं आपसे कह रहा था कि मीटिंग का ये फायदा होता है एटलीस्ट आमने सामने बैठ के, चाहे आप even if you don't agree, even if you shake hands, you sit down together, that helps। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं, ये नहीं है कि मुझे कुछ उम्मीद दिख रही है, वो मुझे तभी दिखेगी जब आप इजराइल को रोक लेंगे। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल जाना चाहिए और जरा नेतन्याहू को समझाना चाहिए? अब देखिए प्रधानमंत्री इस समय बिजी है इलेक्शन में, उनका सबसे बड़ा जो काम है एज प्रधानमंत्री वो है इलेक्शन जीतना, तो उसमें मसरूफ है अपना बहुत। तो मुझे लगता भी नहीं है कि वो अभी इसमें पढ़ना चाहते हैं, और उसका रीज़न बहुत सिंपल है। देखिए अभी हमारे एयरफोर्स चीफ गए थे वहाँ पर, क्या कहते हैं, अमेरिका। अच्छा, उसके बाद हमारे फरवरी में फॉरेन मिनिस्टर गए अमेरिका। अभी जो है हमारे जो विदेश सचिव है वो अमेरिका में है, विक्रम मिस्री। ये सब वहाँ क्या कर रहे हैं? सर्गियो गौर जो एम्बेसडर हैं वो अमेरिका में हैं। वो सब यही कर रहे हैं कि हमने ये तय कर दिया है हिंदुस्तान ने कि हम दुनिया की जियोपॉलिटिक्स के विपरीत चलेंगे, हम जुड़ के रहेंगे अमेरिका के साथ, तो हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे या अमेरिका के खिलाफ या इजराइल के खिलाफ। ये बात बिल्कुल साफ है। तो हमारा कोई अहमियत ही नहीं है ना इस लड़ाई से, ना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से। हमने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है कि दुनिया आज भी वही है जो तब थी जब वर्ल्ड यूनिपोलर थी। हम मानने को तैयार ही नहीं है। तो फिर ये ब्रिक्स की चेयरमैनशिप का क्या होगा? बस वो तो आप उस ऊपर वाले पे रखिएगा, क्या होगा। देखिए ऐसा होता है कि ब्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। अब आप याद करिएगा जो G20 है, G20 कुछ भी नहीं है ब्रिक्स के सामने। खैर आज तो उसकी अहमियत ही खत्म हो गई क्योंकि दुनिया ही टूट रही है, तो G20 खत्म हो गया। तो हमने उसके ऊपर कितना तमाशा किया, करोड़ों रुपए लगाए। अच्छा, फिर वो एक शेरपा को लगाया, कोई IAS ऑफिसर है, तो वो CEO होते थे शायद, ये क्या नाम है उसका, तो वो आज भी अपना लिखते हैं हैंडल के नीचे कि शेरपा ऑफ G20। अरे यार वो 202 2023 में थी, वो लगे हुए हैं। अच्छा, 2026 में ब्रिक्स का शेरपा कौन है किसी को नाम ही नहीं पता, क्योंकि हम इसको प्ले अप कर ही नहीं रहे। अभी हमें ये पता है कि ये क्या मीटिंग्स हो रही हैं, नहीं हो रही हैं ब्रिक्स की, हमें नहीं मालूम। पर ये मालूम है कि प्रधानमंत्री जून में जा रहे हैं G7 की समिट मीटिंग अटेंड करने। अब हमारा क्या लेना देना है G7 से, हम तो उसके मेंबर भी नहीं है। तो जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि हम मानने को तैयार नहीं है, हमारी फॉरेन पॉलिसी 100% रॉन्ग थी, जो मैं पिछले 8 साल से बोल रहा हूं। अच्छा, तो हम वो मानने को तैयार नहीं है। और दूसरा, कुछ ऐसी कंपल्शन लग रही है कि हमको जुड़े रहना है एकदम ट्रंप के साथ, और हम पूरी कोशिश उसमें लगे हुए हैं, जबकि ट्रंप में कोई अहमियत नहीं दे रहा है। ये है सिचुएशन। कोई दूसरे रीजन होंगे जुड़े रहने के लिए, कोई मजबूरियां होंगी, वो आपको शायद ज्यादा पता हो, मुझे नहीं मालूम। एक सवाल ये भी है कि ट्रंप तो अभी चीन जाने वाले हैं,
तो अगर ये सब सत्यानाश हो जाएगा, युद्ध विराम वार्ता वगैरह, तो वो जाकर वहां किस मिलेंगे वो कैसे शी जिनपिंग से? देखिए, चीन जो है एक ऐसा मुल्क है जिसको समझने की जरूरत है। मैं आपको बताता हूं, चीन का एक गेम है जो वो खेलते हैं, जिसको बोलते हैं वीची। जो चेस होती है, जो हम लोग खेलते हैं या अमेरिका खेलता है, चेस में क्या होता है, दो प्लेयर होते हैं। हाँ, तो उसमें क्या होता है, एक को हारना होता है, एक को जीतना होता है। ये चेस गेम है, चेकमेट होती है, गेम खत्म। वो जो वेची है वो ये गेम नहीं है। उसमें क्या है, उसमें भी चेस की तरह एक बोर्ड होता है, पत्थर होते हैं जिसका वेट एक ही होता है। मतलब एक ही, ये नहीं है कि ये राजा है और ये घोड़ा है और ये है, नहीं। और उसको क्या है कि आप पूरे बोर्ड पे अलग अलग जगह के ऊपर उसको गोले बनाइए, दोनों को पता नहीं चल रहा है कि कौन जीत रहा है। समझने के लिए जीत कौन रहा है उसके लिए बारीकी समझनी पड़ती है। कहने का मतलब ये है, चीन जो है वो बिना लड़े हुए लड़ाई जीतता है। आज कैसे लड़ाई जीत रहा है बिना लड़े हुए, कि एक तो बात हो रही है कि जो अब उनके जितने भी एलाइज हैं ईस्ट एशिया में, अमेरिका के, जापान है, साउथ कोरिया है, फिलीपींस है, ये सारे सोच रहे हैं कि हमारे पास बेसिस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी खबर क्या है कि जो ताइवान की ऑपोजिशन लीडर है वो इस समय चाइना में है। वो 2016 के बाद पहली बार चाइना गई है, जो उनका लीडर है, और वहां 6 दिन है। हो सकता है शी जिनपिंग से मुलाकात हो जाए। और वो इसलिए गई है, वो कह रही है, जो चेंग है उनकी लीडर, कि मैं यहां पर दोस्ती के लिए आई हूं। तो वो लड़ाई वो भी नहीं चाहते। अच्छा, जो वो पैकेज उनको देना था, कोई मेरे ख्याल में $40 बिलियन का अमेरिकन पैकेज, तो वो उसमें भी घबरा रहे हैं अब ताइवानीज लेते हुए। तो इसे कहते हैं लड़ाई बिना लड़े जीतना। तो चीन तो जीत ही रहा है, चीन एक अलग खेल खेल रहा है अपना। तो चीन को फर्क नहीं पड़ता ये जाए वहां या नहीं जाए, अमेरिका को फर्क पड़ता है। अमेरिका को इसलिए फर्क पड़ता है कि अगर अमेरिका चीन जाता है हारा हुआ दिखता हुआ, तो फिर नेगोशिएटिंग टेबल पे उसकी पोजीशन हल्की हो जाती है। चीन तो वहीं पे अटका हुआ है, मतलब वो वेची खेल रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है। तो चीन एक अलग ताकत है। और मिडिल ईस्ट के इस क्राइसिस ने चीन का रुतबा और बढ़ा दिया है, क्योंकि वो पीस मेकर के रूप में आ रहा है, और यहाँ अमेरिका एक डामाडोल पीस ब्रेकर के रूप में है, शांति भंग कर रहा है, जंग कर रहा है, वेनेजुएला से राष्ट्रपति को उठा रहा है। ये इस तरह की दो जो सुपर पावर हैं बिल्कुल उल्टी दिशा में जाते दिख रहे हैं। तो ट्रस्ट चीन अर्जित कर रहा है। देखिए, मैं इसको इस तरीके से कहूंगा कि चीन नहीं, चीन, रशिया और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं, जो 80% डेवलपिंग कंट्रीज है और अंडर डेवलप्ड कंट्री है दुनिया की, उनकी जीत हो रही है आज वेस्ट एशिया में। अकेले चीन की जीत नहीं हो रही है, रशिया की भी जीत हो रही है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जीत हो रही है। तो एक बहुत बड़ी बात हो रही है वेस्ट एशिया में, और दुनिया देख रही है, ग्लोबल साउथ कंट्रीज देख रही हैं कि ये कभी सुपर पावर था अमेरिका, और आज अमेरिका की हालत ये बनी हुई है। तो यहाँ पे तो जियो पॉलिटिक्स और हिस्ट्री बन रही है वेस्ट एशिया में, ये आम ताम काम नहीं हो रहा है। मतलब पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, नया वर्ल्ड ऑर्डर रिवर्स हो रहा है जनाब, यहीं पे हो रहा है, दिख रहा है होते हुए हमें। ये जो अभी 40 दिन हुए हैं जंग के, उसने बहुत कुछ दुनिया को दिखा दिया है। हर मुल्क अपने लेसन्स लर्न कर रहा है कि मेरे को कितना नजदीक होना है अमेरिका के साथ, क्या मुझे खतरा है या मुझे सिक्योरिटी मिल रही है अमेरिकन बेसिस के साथ, ये क्या मैं कितना, मतलब मैं अपनी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज करूं इनकी बेसिस अपने ऊपर लैंड पे रख के कि इनमें ना रखूं। तो ये सब चीजें हो रही हैं, और साथ में जो रुपी है, सॉरी जो डॉलर है एज द रिजर्व करेंसी, तो उस पर धक्का लग रहा है। तो ये तो मैं आपसे कहूंगा 40 दिन में जो काम हुआ है, और इसका पूरा श्रेय जो है वो ईरान को जाता है। ईरान को पूरा श्रेय जाता है। ये याद रखा जाएगा मेरे हिसाब से
जियोपॉलिटिक्स में दुनिया की जो हम कहते हैं वंस इन अ सेंचुरी चेंज हो रहा है कि ईरान प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द वंस इन अ सेंचुरी चेंज इन द राइज ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये कमाल हो रहा है जनाब। जी, तो अंत में मैं बस बहुत एक इसको रिपीट भी कह सकते हैं आप इस सवाल को, कौन से एक दो ऐसे संकेत हैं जिनको आप मानेंगे कि ये युद्ध विराम टिकेगा, और कौन से ऐसे एक दो और कुछ ऐसी हो सकती है जिससे आप ये मान लेंगे कि अब कोई गुंजाइश नहीं है, फिर से वार की तरफ हम जा रहे हैं? देखिए, टिकने का संकेत ये है, सॉरी, प्लीज। कि अभी मिलिट्री ऑप्शन है नहीं अमेरिका के पास कोई भी। तो ये एक संकेत है कि टिकेगा कुछ देर के लिए, ये बहुत बड़ा संकेत है। दूसरा संकेत यह है कि ट्रंप ने, जैसे मैंने आपको बताया, वॉर ऑफ सर्वाइवल क्या होती है, एक सिविलाइजेशनल स्टेट क्या होती है, वो तुम्हारे बम से नहीं डरती, वो वहां पर आगे खड़े हो गए हैं। तो इससे डर उनको नहीं लग रहा है, डर ट्रंप को लग रहा है कि अगर मैं यहां मारता हूं या ब्रिजेस को तोड़ता हूं, इतने सिविलियंस मरेंगे, ट्रंप द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका विल बी अ वॉर क्रिमिनल। ये दूसरा संकेत मिल रहा है। ना तो मिलिट्री ऑप्शन है, और ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ने का भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। और जो संकेत है कि ये नहीं टिकेगा, सबसे बड़ा है इजराइल। इजराइल जो है वो नहीं मानेगा, और ये तो जेडी वैंस ने भी कह दिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉइंट था ही नहीं। और दूसरा संकेत ये मिल रहा है, जो ट्रंप ने कहा है कि कोई भी कंट्री जो है अगर हथियार देगी ईरान को, तो हम उस पर 50% टैरिफ लगाएंगे। इसका मतलब ये है, ये अब कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अपने हम हथियार बनाएं। और मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि ये क्या कोशिश कर रहे हैं। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि आज इनकी मीटिंग हुई थी जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं उनके साथ, अमेरिका वहां से विड्रॉ करना चाहता है नेटो से। अब नेटो से विड्रॉ अभी करे या ना करे, संकेत मुझे ये मिल रहा है कि वहां से बहुत सारा हथियार अमेरिका का वो यहां पर लाया जाएगा। उसका मतलब यह है कि रशिया को फायदा होगा यूक्रेन की लड़ाई में, क्योंकि अमेरिका के लिए ज्यादा अहम लड़ाई यूक्रेन की नहीं है, वो यहाँ की लड़ाई है, क्योंकि अमेरिका खुद इसमें शामिल है। पर ये मेरी सोच है, मुझे लग रहा है ये एक कारण हो सकता है कि क्यों इतनी ये हफड़ा दफड़ी कर रहे हैं कि फौरन जो है हमें नेटो से विड्रॉ करना है, ऐसी क्या जल्दी हो गई। तो वो जल्दी यही दिख रही है मुझे, और कुछ नहीं दिख रहा। जैसे इन्होंने थार्ड वहां से साउथ कोरिया से लाए, वहां ये कोशिश करेंगे। तो संकेत दोनों साइड के हैं, पर जैसे मैं आपसे कह रहा था कि अगर मीटिंग हो जाए तो अच्छा रहता है कि कम से कम एक थोड़ा सा आप बढ़े। आप पीछे भी हो गए तो कोई बात नहीं है, पर बढ़िए तो थोड़ा सा। तो इसलिए मैं होपफुल हूँ 50% कि अच्छा रहेगा अगर हो जाए तो। बस एक चीज आपने कहा कि ये समय चाहता है यूएस, मतलब युद्ध की तैयारी के लिए समय चाहता है, हथियार इकट्ठे करना चाहता है। ये बिल्कुल ईरान भी समझ रहा होगा। बिल्कुल, ईरान तो तैयार है। ना ना ना, ईरान तैयार है। ईरान, मैं आपको बताता हूं, एक लंबे युद्ध के लिए तैयार है। ईरान ने इस युद्ध के लिए बहुत लंबी तैयारी करी है, और ईरानी तैयार है अपने मुल्क के लिए मरने के लिए। वो तैयार है। तैयारी सारी ट्रंप की साइड पे नहीं है, और ट्रंप जो पॉलिटिक्स है अमेरिका की, वो भी तैयार नहीं है। वहां बहुत ज्यादा ट्रंप से पूछा जा रहा है कि हम क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं जो हमारी लड़ाई नहीं है। तो प्रॉब्लम सारी अमेरिका की साइड पे है। अमेरिका ने यह लड़ाई शुरू करी, और अमेरिका अब इस लड़ाई में बहुत बुरा फंस गया है। ये कहानी है, और वो इस जंग को और आगे बढ़ाएगा, ये भी खतरा बहुत बड़ा है। देखिए, मिलिट्री डिफीट एक्सेप्ट करना अमेरिका के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये वो मुल्क है जो कोल्ड वॉर जीता, यूनिपोलर वर्ल्ड में इसने तहस नहस किया पूरी दुनिया का। तो अब उसको लग रहा है ये ईरान जो है, ईरान ने मेरे को कैसे मिलिट्री डिफीट दे दी, तो वो मानने को तैयार नहीं है। साथ में लड़ाई करने के ऑप्शन नहीं है, तो बहुत बड़े फंसे पड़े हैं। ये दिक्कत है।